दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन तलाक के इस चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है लिव इन रिलेशनशिप्स। और आज हमारे साथ शशिवीर शर्मा जी ज्वाइन करने वाले हैं, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है शशि जी आपका हमारे इंडियन तलाक के चैनल पे। और आज हमने जो टॉपिक चूज किया है वो है लिव इन रिलेशनशिप। धन्यवाद जी, थैंक यू। भारतीय कानून की नजर में व्हाट इज ए लिव इन रिलेशनशिप और कैसे ये शादी से अलग है? लिव इन रिलेशनशिप भारतीय कानून के अंदर, इंडियन लॉ के अंदर ऐसा चीज के ऊपर कोई भी प्रोविजन या प्रॉपर लॉ नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर पार्लियामेंट ने कुछ लॉ पास नहीं किया हुआ। लिव इन रिलेशनशिप दो बंदे जो शादी के बिना एक शादी जैसे कोहैब करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, उसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। और इसको लेके कोई भी कानूनी प्रोविजन आज तक नहीं है, लेकिन समय समय पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से कई नई जजमेंट्स आई हैं जिसने इसको वैलिडेट किया है, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन के साथ साथ इंडिया में भी अब इसका काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है। लिव इन रिलेशनशिप के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, तो उस चीज को लेके काफी सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट्स हैं जिसने इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज ए प्रॉपर लिव इन रिलेशनशिप को। ये इक्विवेलेंट टू मैरिज है, बट ये मैरिज नहीं है, इसमें काफी डिफरेंशिएट है जी। ठीक है। तो लिव इन रिश्ते में जो व्यक्तियों के क्या कानूनी अधिकार होते हैं, उनका क्या दायित्व है, विशेष करके संपत्ति या फाइनेंस या लिव इन रिलेशनशिप में अगर किसी के दो बच्चे होते हैं तो उसमें भारतीय कानून में अगर जैसे आपने बताया कि कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, बट उसको कैसे देखा जाता है और कानूनी ढांचा जो है उसको कैसे नियंत्रित करता है? लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका स्टेटस लीगल ही रहेगा, तो उसका वही राइट्स रहेंगे जैसे एज ए मदर फादर वो बाकी बच्चों के रहते हैं। वो स्टेप इन कर जाता है, उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई लॉ प्रोहिबिट नहीं करता। जैसे लिव इन रिलेशनशिप को लेके बाकी प्रॉपर्टीज को लेके है, डिसइनहेरिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी को फर्दर एक स्पाउस के जाने के बाद या एक पर्सन के जाने के बाद जो रिलेशनशिप में है, प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स आई, कुछ अगेंस्ट थी, कुछ फेवर में थी। लास्ट में जो जजमेंट्स इनके निकल के आई हैं, चाहे वो ललिता टोपा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड थी, चाहे वो अदर जजमेंट्स थी, उन्होंने एक चीज क्लियर की है कि जो सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए रिलेशनशिप में रहेगा। अब सिग्निफिकेंट पीरियड बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। लिव इन रिलेशनशिप को आज की जनरेशन या कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि आप 2 दिन रिलेशनशिप में रहे हो, नाइट आउट करके आए हो किसी के साथ वीकेंड पे रहने के लिए चले जाते हो, दैट इज नॉट अ लिव इन रिलेशनशिप। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड सिग्निफिकेंट पीरियड तो नहीं डिसाइड किया, लेकिन उसकी एक डेफिनेशन डिसाइड कर दी है, एटलीस्ट वो सम पीरियड फॉर इयर्स और फॉर मंथ्स वो उसके साथ रहा होना चाहिए या रही होनी चाहिए, तब वो अपने जो राइट्स है जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड किए हैं वो ऑप्ट कर सकता है। जैसे मेंटेनेंस का राइट है। अब खर्चे को केसेस को लेके अगर कोई भी पार्टनर एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल करना चाहता है, उसके लिए एक मैंडेटरी कंडीशन है। सबसे पहली मैंडेटरी कंडीशन ये है कि वो उनकी एज है वो लीगली मैरिड के बराबर होनी चाहिए, जैसे वो शादी कर सकते हो। ये नहीं कि लिव इन रिलेशन में 15 साल और 17 साल के लड़का लड़की रह रहे हो और वो जाकर कोर्ट में केसेस फाइल कर दे, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। सेकंड, उनकी कंसेंट जो है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, वो किसी डर, किसी दबाव, किसी पैसे के पर्पस के लिए वो इकट्ठे नहीं रहने होने चाहिए, वो उनका लव एंड अफेक्शन के अकॉर्डिंगली इकट्ठे रहना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो सिग्निफिकेंट पीरियड। ये नहीं कि वो आप 2 हफ्ते में एक बार मिलाए, एक हफ्ता वीकेंड पे इकट्ठे रह लिए और आप उसके लिए क्लेम केस फाइल कर दो, नहीं, आपको एक सिग्निफिकेंट पीरियड विच इज नॉट स्पेसिफाइड, बट सिग्निफिकेंट पीरियड मतलब आप साल महीने इकट्ठे रहे होने चाहिए। सोसाइटी को ऐसा लग रहा होना चाहिए कि आप एज ए हस्बैंड वाइफ रह रहे हो बिना शादी के जी। तो मेरा अगला प्रश्न भी वही था कि संपत्ति का विभाजन हो गया या फिर बच्चे की हिरासत का केस हो गया, तो क्या जो कपल्स हैं, जैसे एक शादी में प्री नप्टियल एग्रीमेंट देखा गया है, क्या उस तरह का कोई एग्रीमेंट लिव इन रिलेशनशिप में जाने से पहले कर सकते हैं? इसका कोई कानूनी प्रावधान है? पहली बात तो प्री नप्टियल एग्रीमेंट की वैलिडिटी इंडिया में बिल्कुल नहीं है। प्री नप्टियल एग्रीमेंट फ्रांस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, बाकी देशों ने ऑप्ट कर लिया वेस्टर्नाइज पर्पस के साथ। और सबसे पहली बात, प्री नप्टियल एग्रीमेंट है क्या, लोगों को ये समझने की जरूरत है। ऐसा एग्रीमेंट जो बिफोर मैरिज और प्री मैरिज एक एग्रीमेंट हो, जो अपनी लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, फर्दर फ्यूचर लाइबिलिटीज उसको पहले से डिसाइड करता हो। एज पर इंडियन प्रोविजन और इंडियन मैरिजेस के अंदर वो अभी तक वैलिड नहीं है और इंडियन लॉ के अंदर भी वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत शादी को बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है। इसकी पहले से ही डिवोर्स को लेके बात करना और पहले इसको बात करना वो आज के सोसाइटी में, आज के लॉ में भी अभी तक एक्सेप्टेड नहीं है। शायद इन फ्यूचर आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से डिवोर्स रेशो बढ़ रही है, लिटिगेशन बढ़ रही है, डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं, और सबका लास्ट पे कोई ना कोई मेन पर्पस प्रॉपर्टी का ही निकल के आता है। तो उस चीज को लेके शायद फ्यूचर में भी लॉ आ जाए, लेकिन अभी तक आज के टाइम के ऊपर अगर कोई बंदा ऐसा लॉ एग्रीमेंट करता भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, 2 ऐसे बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने एग्रीमेंट किया था जिसके कारण से ये बहुत चर्चा में आया था। और एग्रीमेंट उन्होंने किया, लेकिन अभी तक उनका कोई डिस्प्यूट नहीं पड़ा, वो फर्दर आगे नहीं गए। लेकिन अगर सेक्शन 10 देखेंगे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर कोई भी बंदा शादी के पर्पस के लिए कोई एग्रीमेंट करता है, दैट इज नॉट अ वैलिड। तो कोई भी एग्रीमेंट आज की डेट के ऊपर कोई एग्रीमेंट करेगा
प्री मैरिज एग्रीमेंट करेगा, जिसको प्री नप्चुअल एग्रीमेंट कहती है, या कोई और भी इसके लिए शब्द यूज कर सकते हैं, वो वैलिड नहीं है। शायद फ्यूचर में आ जाए, क्योंकि अभी लिटिगेशन इतनी बढ़ गई है, वेस्टर्नाइज कल्चर इंडिया में आ चुका हुआ है, शादी को लेके जिस तरीके से डिवोर्स लिटिगेशन बढ़ती जा रही है, शायद ये इंडिया का फ्यूचर हो सकता है। जी ठीक है, तो मेरा अगला जो प्रश्न है वो है, जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं, क्या उनके पास कोई कानूनी सहारा है कि जैसे यदि वो किसी लिव इन रिलेशनशिप में होने के कारण कोई उनके साथ कोई भेदभाव होता है या कोई सामाजिक कलंक का सामना करते हैं, खास करके रोजगार में या घर लेने में, तो उसमें कानून उनका कैसे मदद कर सकता है? आज के टाइम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर लिव इन रिलेशनशिप आप रख सकते हो, बट उसकी जो कंडीशन जो मैंने पहले बताई वही रहेंगी कि आप मैरिज की एज के होने चाहिए, मैरिजेबल एज में होने चाहिए, आपका स्पाउस कोई पीछे ना हो, फर्दर आपके जो एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन सोसाइटी आपके ऊपर किसी भी तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती, और आपको किसी भी तरीके से ये मना नहीं कर सकती, क्योंकि ये आपका वो राइट रहेगा। चाहे आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो, आप प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हो, रेंट पे भी ले सकते हो, इस तरीके की कोई भी प्रोविजन नहीं है। क्योंकि रीजन ये है कि अभी तक इसके ऊपर लॉ नहीं है। जैसे भी कोई लॉ आता है, लॉ के अगेंस्ट उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स साथ में आते हैं, और उसके अगेंस्ट सारी प्रोविजन आती हैं। इसके ऊपर टिल डेट कोई लॉ नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर में, हमारे इंडियन सोसाइटी में इसको एक्सेप्ट किया जा चुका है, लेकिन लॉ के अंदर इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि इसके ऊपर स्पेसिफिक प्रोविजन अभी तक पार्लियामेंट में आई नहीं। शायद गवर्नमेंट्स इसको लेके आने के लिए हेजिटेट करती हैं, शायद कोई और कारण हो सकते हैं कि वोट बैंक ना खराब हो, सोसाइटी में अंदर इसके अंदर कोई इश्यूज बड़े खड़े ना हो। लेकिन आज के टाइम के ऊपर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखोगे, इट इज अ नॉर्मल थिंग नाउ। सारा, चाहे उनके जो प्रॉपर्टी के राइट है, चाहे रेंटल राइट है, चाहे अदर राइट है, चाहे जॉब को लेके है, ये चीजें अब नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। लेकिन इसके ऊपर स्पेसिफिक लॉ नहीं है। जो भी लॉ है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दी गई हैं, जजमेंट्स के थ्रू, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप में जो कपल रहते हैं, उनको कोई टैक्स इम्प्लीकेशन या कोई बेनिफिट रहता है संयुक्त संपत्ति या इनहेरिटेंस या विरासत के मामले में? टैक्स को लेके वो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी को टैक्स बचाने के लिए या अपनी वाइफ के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी कर देते हो, जिसको हम फैमिली के अंदर बोलते हैं, जिसको ट्रांसफर बोलते हैं, वो अभी तक लिव इन रिलेशनशिप में वो प्रोविजन नहीं है। और टैक्स बचाने के लिए अगर आप लिव इन रिलेशनशिप का सहारा लेके वो करते हो, वो भी प्रोविजन, वो भी लॉ इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो चुका है, वो सिर्फ इसके खर्चे को लेके है, डोमेस्टिक वायलेंस के केस को लेके है, बच्चे की कस्टडी को लेके है, ऐसे केसेस है, और बच्चे के टाइटल को लेके है। अभी टैक्स को बचाने के लिए अगर वो आप लिव इन रिलेशनशिप शो करोगे, वो भी वैलिड ही नहीं है, क्योंकि हम जो पहले सेगमेंट में भी बात कर चुके हैं, क्योंकि इसके ऊपर कानून ही नहीं है। आप मैरिज को सिक्योर करते हो, हिंदू मैरिज एक्ट है, आप डिवोर्स के लिए आते हो, वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर प्रोविजंस है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप का वर्ड कहीं पे भी, इधर कॉन्स्टिट्यूशन और किसी भी लॉ के अंदर, वो अभी तक लिखा नहीं गया, उसकी डेफिनेशन भी डिस्क्राइब नहीं की गई। जी, तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि सरकार लिव इन रिलेशनशिप को यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर के उसके दायरे में लेके आएगी, या आपका क्या विचार है, क्या उनको लेके आना चाहिए? अभी तक इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं हुई, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत पुरानी पेंडिंग डिमांड थी, काफी समय से ये पेंडिंग डिमांड थी। लेकिन उसके अंदर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि किसी भी लॉ के अंदर लिव इन रिलेशनशिप वर्ड नहीं है, जब तक कोई वर्ड डिस्क्राइब नहीं है, जिसकी डेफिनेशन डिस्क्राइब नहीं है, जिसके रिलेटेड लॉ नहीं है, उसको अभी तक लिव इन रिलेशनशिप में लेके आने को कोई प्रोविजन सामने नहीं अभी तक आई, और ना ही अभी तक किसी ने पढ़ी है। अगर इन फ्यूचर कोई आएगी तो उसको अकॉर्डिंगली देखा जा सकता है। इसके ऊपर हर सोसाइटी भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। सोसाइटी का कुछ लोगों का अलग कहना है, कुछ लोगों का अलग कहना है कि अगर लिव इन में रह ही रहे हो तो शादी क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप उसमें बच्चा भी रखना चाहते हो, उसको टेक केयर भी करना चाहते हो कमिटमेंट से, क्योंकि ये लिव इन रिलेशनशिप वेस्टर्न कल्चर का पार्ट है, वो कमिटमेंट से भागने वाला पार्ट था कहीं ना कहीं पे। वो आज के टाइम पे ऑप्ट कर रहे हैं, और ऑप्ट करने के साथ जो प्रोविजंस हैं, जो कानूनी बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, जो अपनी प्रोटेक्शन चाहते हैं, जितनी भी प्रोटेक्शन दी है, वो आज के टाइम के ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, चाहे वो प्रीवियस केसेस थे, उसके बाद जो रिसेंटली 2018 वाला केसेस है, उसके ऊपर फाइनल स्टेटस को दे दिया है। लेकिन सिग्निफिकेंट पीरियड वो मेन चीज है इसके ऊपर, ये नहीं कि आप 2 दिन 2 हफ्ते वीकेंड पे रहने जा रहे हो, उसको आप कवर करके एक जुडिशियल और एक लॉ का शेल्टर ले सकते हो। तो अगला जो प्रश्न है, क्या एक कपल जो है, क्या एक साथी दूसरे साथी के चिकित्सा के निर्णय ले सकता है? जैसे कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि एक जो मेल है या जो फीमेल है, वो इस तरह की मेडिकल कंडीशन में है कि दूसरे को उसके लिए कुछ निर्णय लेना है, तो क्या वो उसका हकदार है कि मैं इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता हूँ, तो मैं इसके चिकित्सा के और इसके मेडिकल के जो निर्णय ले सकता हूँ? एज अ हस्बैंड वाइफ, तो आप उनके जितने भी मेडिकल कोई टर्म एंड कंडीशन है, जो आप उसके लिए ऑपरेशन करवाना है नहीं करवाना, वो तो मेडिकल डॉक्टर्स की कंडीशन आती है। डॉक्टर जब भी कोई बंदा ऑपरेशन के लिए जाता है, सबसे पहला डिसीजन तो डॉक्टर का होता है, उसको कौन सी थेरेपी देनी है, कौन सी नहीं देनी। कई बार ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है जिस टाइम के ऊपर आपके फैमिली मेंबर का होना बहुत जरूरी है, और फैमिली मेंबर्स के सिग्नेचर्स वहां पे लेते हैं, ताकि किसी की भी तरीके की लीगल कार्रवाई डॉक्टर या हॉस्पिटल के ऊपर ना हो।
लिव इन रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट ने तो जस्टिफाई कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको रिकॉग्नाइज कर दिया है, लेकिन आज के टाइम के ऊपर लीगली इसका स्टेटस कहीं पे भी नहीं है। आप किसी भी आधार कार्ड के ऊपर नहीं लिखवा सकते लिव इन रिलेशनशिप में है, या तो आपको हस्बैंड ऑफ लिखवाना पड़ेगा या वाइफ ऑफ लिखवाना पड़ेगा या सन ऑफ आता है। बाकी लिव इन वाला अभी तक टैगलाइन वो कहीं पे भी नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये आज के टाइम के ऊपर भी डॉक्टरों के लिए भी कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल सिचुएशन है, जिसमें कहीं ना कहीं उसको एज अ फ्रेंड, एज अ नॉन और उसका एज अ दोस्त लिख के वो सिग्नेचर करवा लेते हैं कि हमने उनके किसी क्लोजर फैमिली फ्रेंड को इंटीमेट कर दिया है। अगर आप बोलोगे स्टेटस वाइज, वो स्टेटस वो वहाँ पे डॉक्टर भी लिखने के लिए लीगली वो अभी उसके लिए वैलिड नहीं है लीगली, उनके पास कोई ऐसे वैलिडिटी पर कोई प्रोविजन या क्लॉज नहीं है जिससे वो डॉक्टर्स भी उनको बोले कि हम आपका लिव इन रिलेशनशिप कर सकते हैं। वो एज अ दोस्त ही लिखेंगे, एज अ फ्रेंड ही लिखेंगे वहाँ पे। जी ठीक। तो अगर कोई कपल आज की डेट में लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहता है, तो आप उसे कानूनी सलाह के तौर पे क्या सलाह देना चाहेंगे? कानूनी सलाह के तौर के ऊपर सबसे पहले मेरी तो ये है कि पहले तो मैच्योर इनफ हो, दूसरा वो मैनेजेबल एज में हो दोनों जाने, तीसरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लायक हो, क्योंकि लिविंग में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है जितना मर्जी हो पहले वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर भागने की कोशिश कर ले, रिलेशनशिप में उतनी ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करने की पड़ेगी, उतनी ही लीगली आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस होगी, चाहे वो 125 जिसको मेंटेनेंस का केस बोलते थे, खर्चे का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस की लायबिलिटी, वो सारी है। अगर वो कोई जाना चाहता है, उनका वो पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन उसके लिए मैं बोलता हूँ कि वो मेंटली प्रिपेयर हो और मेंटली इतने सेंसिबल हो कि उसकी दोनों एक दूसरे की टेक केयर कर सकते हैं। तो आपने कुछ सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स के बारे में बताया, किसी और जजमेंट के बारे में आप बताना चाहेंगे? और ये मेरा आखिरी सवाल होगा। मैं आपको बिल्कुल से पहले प्रीवियस काफी जजमेंट थी, चाहे वो भारता वाली जजमेंट थी, उसके बाद रिसेंट जजमेंट था इंदिरा शर्मा वाली, और जब से जो सबसे लास्ट वाली जजमेंट थी वो थी ललिता टोपा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। उसमें सारा कंक्लूड कर दिया गया, उसमें सारा बता दिया गया है, चाहे वो प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस का राइट था, चाहे वो दूसरा राइट था, चाहे वो उनके मेंटेनेंस का, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का है, वो वैलिड है। लेकिन बस उन्होंने एक ही चीज को क्लियर कर दी, दैट इज सिग्निफिकेंट पीरियड। क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी बंदा खड़ा होके वो चाहे वो नाइट आउट करके आया है, चाहे वो उसके लिए वीकेंड के साथ रहे हैं, उसको वो रिलेशनशिप की शेप नहीं दे सकते। लिव इन रिलेशनशिप उतना ही इंपॉर्टेंट स्टेटस है जितना एक मैरिज है। ये डिफरेंस यही है कि वो उसमें उन्होंने एक सोशली मैरिज परफॉर्म नहीं की, उसके लिए एक आप एक बंधन में नहीं बंधे, लेकिन स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। और उसको जो लास्ट जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि आप मैरिजेबल एज में हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो, कंसेंट बिल्कुल फ्री हो। ये नहीं कि कंसेंट के अगेंस्ट वो आप किसी तरीके के उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, किसी तरीके के अलग बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हो। वो जो प्योर एंड पायस रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ का होता है, जो इंटेंशन वहाँ पे होती है, वो प्योर इंटेंशन यहाँ पे भी होनी चाहिए, और सोसाइटी को भी ऐसे लगना चाहिए कि आप एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं। जी। तो एक सवाल मैं और इसमें आपसे पूछना चाहूंगा, वो है कि मैंने कुछ न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ा है कि पहले कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, प्यार था, पर बाद में जब ब्रेकअप हुआ तो लड़की ने लड़के पे रेप का केस डाल दिया। तो उससे बचने के लिए जो क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्या अगर कोई प्रूफ रखना है या कोई प्रूफ देना है कि बाद में अगर कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसके बारे में आप अगर कोई सलाह देना चाहेंगे? अगर तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, जैसे नया कानून आ चुका हुआ है, आईपीसी बदल चुकी है, उसके अगेंस्ट ऑलरेडी जो बीएनएसएस आया है उसके अंदर ऑलरेडी प्रोविजन है, अगर कोई बंदा किसी लड़की को अगर शादी का नशे में रख के शादी नहीं करवाता और उसके साथ फिजिकल होता है, वो रेप की प्रोविजन में आ जाएगा, वो स्पेशल प्रोविजन क्रिएट कर दी गई हुई है, और वैसे बच के जाना वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मेरा ये इसमें है कि किसी भी तरीके से अगर कोई लिव इन में जाना चाहता है, तो वो मेरी पहले वाली सजेशन है, पहले तो मैच्योर इनफ हो, दोनों जाने, उनकी मेंटल जो आप में कैपेबिलिटी है वो मैच करती होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दोनों एक बराबर खड़े हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों को आपस में रिलेशनशिप लस्ट के लिए नहीं होना चाहिए। अगर वो लस्ट के लिए रिलेशनशिप है, वो नहीं टिकेगा, वो बात एट द एंड वो लिटिगेशन का पार्ट लेगा और वो दोनों को हार्म करेगा, दोनों को फ्यूचर को हार्म करेगा, दोनों को फैमिलीज को हार्म करेगा। सो रिस्पॉन्सिबल होके, सेंसिबल होके कोई भी मूव करना है, शादी करनी है, चाहे लिव इन में जाना है, उसको देख समझ के और अपने दिमाग के साथ वो डिसीजन ले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।